तो आज हम लोग आज हम लोग क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन को मूव करते हैं। हम लोग ये देखते हैं क्या कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बेसिक्स क्या पढ़ने हमें, और उसके बाद हम लोग चैप्टर की ओर मूव करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले ऑप्टिक्स के बेसिक्स की बात करूं तो सबसे पहले हम देख देंगे कि ऑप्टिक्स होता क्या है। ऑप्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच जहां पर हम लोग लाइट के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा बोला जाए कि ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद बिहेवियर ऑफ लाइट। ठीक है, ऐसा जैसे कि हम लोगों को पता है कि लाइट जो ट्रेवल करता है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। तो हम लोग इस चैप्टर में इस लाइट के बिहेवियर को स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, एक्चुअली बात क्या करते हैं कि लाइट होता क्या है। तो लाइट को समझने से पहले हम एक देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो लाइट है क्या, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रेंज जो होता है 0 से इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इस रेंज का कौन सा पार्ट लाइट होगा, तो वो पार्ट जो हमारे लिए विजिबल होगा। ठीक है, वो पार्ट मतलब यह कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट जो विजिबल होगा वो क्या कहलाएगा, लाइट कहलाएगा। तो उसकी रेंज क्या होगी, तो अगर वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर के बीच होगा, दैट पार्ट इज कॉल्ड लाइट, क्योंकि ये हमें क्या होता है, विजिबल होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्या कि हम वेव दो टाइप को डिस्कस करेंगे या पढ़ चुके हैं, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होता है, एक ऐसा वेव जिसको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ऐसा बोले कि इस टाइप के वेव को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपेगेशन। ठीक है, और से एग्जांपल हो जाएगा साउंड वेव। साउंड वेव जो होती है मीडियम पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो नॉन मैकेनिकल क्या होगा कि अगर नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपेगेशन, अगर किसी टाइप की कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है वेव को प्रोपेगेट करने के लिए, दैट टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड नॉन मैकेनिकल वेव। और इसका एग्जांपल हो जाएगा दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लाइट पढ़ने वाले हैं। तो आगे बात की जाए कि ऑप्टिक्स को हम लोग ब्रॉडली दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरा वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सबसे पहले समझते हैं क्या होता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है क्या, इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लाइट के बिहेवियर को स्टडी करेंगे। कब, व्हेन इट फॉल्स ऑन सरफेसेस, जब कभी लाइट क्या होगी कि सरफेस पे पड़ेगी या ऑब्जेक्ट्स पे या फिर होल पर। बट कंडीशन क्या है कि हुज डायमेंशन आर वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब ये कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ने वाली है उसकी डायमेंशन काफी ज्यादा होनी चाहिए किसके कंपेयर में, तो लाइट के वेवलेंथ के कंपेयर में। ठीक है, दैट टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। मतलब कि अगर मान के चलिए कि ये प्लेन मिरर है और इस मिरर पे लाइट क्या की, स्ट्राइक की, तो जो जिस सरफेस के ऊपर लाइट पड़ी उसका डायमेंशन क्या है, ज्यादा है किसके कंपेयर में, वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेयर में। दैट पार्ट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या होगा, इट इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ लाइट। यहाँ पर भी हम लोग लाइट के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। बट कंडीशन क्या है कि व्हेन इट फॉल्स ऑन सरफेसेस, लाइट यहाँ पर भी सरफेस के ऊपर पड़ेगी, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी या होल्स के ऊपर, बट डायमेंशन आर कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ पर क्या होगा कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ेगी उसका डायमेंशन वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरेबल होगा। दैट केस इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो देखिए पूरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हम लोग तीन सेक्शन में पढ़ेंगे, एक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रिफ्लेक्शन में हम लोग दो टाइप पढ़ेंगे, एक रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर के ऊपर, दूसरा स्फेरिकल मिरर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड कनकेव एंड कॉन्वेक्स। रिफ्रैक्शन जब होगी तो प्लेन सरफेस के ऊपर और कर्व सरफेस के ऊपर। थोड़ा हम प्लेन सरफेस के ऊपर डिस्कस करते हैं कि अगर आप
दो प्लेन सरफेसेस को एक पर्टिकुलर एंगल पे रखते हैं, अगर आप इस दो प्लेन सरफेसेस को एक पर्टिकुलर एंगल पर रखते हैं तो दैट केस इज कॉल्ड प्रिज्म। ठीक है, दैट केस इज कॉल्ड प्रिज्म। तो आपका प्लेन सरफेस में क्या हो जाएगा, प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोल कह सकते हैं कि टू प्लेन सरफेसेस, टू प्लेन सरफेसेस एट सर्टेन एंगल। आपने क्या किया, दो प्लेन सरफेस को कुछ एंगल पर रख दिया, दैट पार्ट इज कॉल्ड प्रिज्म। तो हम लोग रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में प्लेन सरफेस के प्रिज्म के ऊपर डिस्कस करेंगे और कर्व सरफेस में हम लोग लेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आगे मूव करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में। नाउ अब बात करते हैं क्या, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हम लोग रे ऑप्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अच्छा, हमने भी देखा कि लाइट ट्रेवल्स अराउंड स्ट्रेट लाइन पाथ। लाइट जब भी ट्रेवल करेगी तो क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगी किसी मीडियम में। ठीक है, उस पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। अभी हमने क्या बताया कि लाइट जो रे है वो एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पार्ट जो विजुअल होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो पार्ट जो विजुअल होगा उसको हम लोग लाइट बोलते हैं। ठीक है, द पार्ट विच इज विजिबल इज कॉल्ड, द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज विजिबल इज कॉल्ड लाइट। अच्छा, अब बात करते हैं कि कितनी रेंज विजिबल है हमारे पास। तो मैंने 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक का पार्ट क्या होगा, विजिबल होगा। या इसे एक और हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक की पार्ट क्या होगी, विजिबल होगी। ठीक है, नाउ अब देखिए, जब भी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कुछ पार्ट से मिलकर बने होते हैं। जैसे उसमें रेडियो वेव्स होंगे, माइक्रोवेव्स होंगे, इंफ्रारेड होंगे, विजिबल स्पेक्ट्रम होंगे, अल्ट्रावायलेट होंगे, एक्सरे होगी और गामा रेज होगी। हमने क्या बोला, वो पार्ट जो विजिबल होगा दैट इज कॉल्ड लाइट। तो विजिबल स्पेक्ट्रम जो होगा दैट इज 750 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर। मतलब क्या कि 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर के बीच की रेंज हम लोग क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। दैट रेंज इज कॉल्ड विजिबल रेंज। और इसी विजिबल रेंज के अंदर क्या आता है, विजियो, दैट इज VIBGY। मतलब हम लोग जो भी लाइट के कॉम्बिनेशन को देखते हैं वो सारी कॉम्बिनेशन विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर आती है। थोड़ा बहुत हम लोग इस विजिबल स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिस्कशन करते हैं और हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का सीक्वेंस को याद करने की एक ट्रिक देखते। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास एक कंप्लीट डार्क रूम है, ठीक है, डार्क रूम का मतलब वहां पर कोई लाइट नहीं है, वहां पर उस रूम में कोई लाइट नहीं है, बिल्कुल डार्क है। और उस रूम में क्या हुआ, आपके पास एक रेड शर्ट था और एक रेड हॉट आयरन है। ठीक है, एक आपके पास रेड शर्ट है और दूसरी रेड हॉट आयरन है। आपसे पूछा जाए उस डार्क रूम के अंदर अगर दो ऑब्जेक्ट रखे हुए, रेड शर्ट और रेड हॉट आयरन, और आपको रूम के अंदर भेज दिया जाए और मान लो कि आप रूम के अंदर चले गए, तो आप किसको देख पाओगे, रेड शर्ट को या रेड हॉट आयरन को? सिंपल सी केस है कि आप रेड हॉट आयरन को देख पाओगे, रेड शर्ट नहीं देख पाओगे, जबकि दोनों का कलर रेड ही है। मतलब क्या यहाँ पर कि रेड हॉट आयरन विजिबल इसलिए है कि वो उतना रेडिएशन जनरेट कर रहा है, उतना लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक के बीच की लाइट के रे को प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे वो क्या है, विजुअल है, जबकि रेड सटन विजुअल नहीं है। तो इस बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करूं तो सबसे पहले क्या था, रेडियो वेव थे, माइक्रोवेव थे, इंफ्रारेड थे, विजिबल रेज थी, अल्ट्रावायलेट थी, एक्सरे था और गामा रे था। ध्यान रहे कि अगर आप मान के चलिए कि रेडियो वेव से गामा रे की ओर मूव करते हैं, ठीक है, अगर आप रेडियो वेव से गामा रे की ओर मूव करते हैं, उस केस में एनर्जी इंक्रीज करता है, एनर्जी इंक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करता है, सॉरी, एनर्जी इंक्रीज करता है, वेवलेंथ डिक्रीज करता है और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करता है।
ठीक है, एनर्जी इंक्रीज करेगा, वेवलेंथ डिक्रीज करेगा और फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इस चीज को याद करने की ट्रिक देखिए, हम गए मार्केट, मार्केट क्या करते हैं, रेडियो, मार्केट क्या करते हैं, रेडियो, रेडियो का आपने कहाँ रख दिया, माइक्रोवेव के अंदर, माइक्रोवेव में रखने से रेडियो क्या हो गया, रेड हॉट हो गया, दैट इज कॉल्ड रेड हॉट हो गया। ठीक है, रेड हॉट हो गया, चलो देखते हैं। ठीक है, हम तुम दोनों मिलकर देखते हैं, जाने क्या हुआ, चलो माँ से पूछते हैं। ठीक है, आप इस सीक्वेंस, इस चीज को याद कर सकते हैं, मार्केट से रेडियो कर दें, कहाँ रख दिए, माइक्रोवेव के अंदर, माइक्रोवेव में क्या हो गया, वो रेड हॉट हो गया, चलो देखते हैं, हम तुम देखते हैं, जाने क्या हुआ, चलो माँ से पूछते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे कि मैंने क्या बोला, आप रेडियो वेव से गामा रे को मूव करते एनर्जी इंक्रीज करती है, मतलब रेडियो वेव के पास सबसे लेस एनर्जी है और गामा के पास सबसे हाई एनर्जी है। अच्छा, आप देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एच इन टू एफ, दैट इज एच इज इक्वल टू कॉल प्लैंक्स कांस्टेंट, एफ हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, प्लैंक कांस्टेंट है, तो क्या यहाँ देखिए, तो क्या E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, दैट इज प्रोपोर्शनल टू किसका, फ्रीक्वेंसी का, मतलब एनर्जी बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी सबसे कम है, मतलब क्या कि इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मिनिमम, और यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। अच्छा देखिए, क्या हम लोग F इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दोनों पार्ट कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अगर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा, मतलब ये कि अगर वेवलेंथ घटता है तो एनर्जी बढ़ना चाहिए, और अगर वेवलेंथ बढ़ता है तो एनर्जी घटना होगा, इनवर्स रिलेशन है। मतलब कि अगर यहाँ पर लेस एनर्जी है, मतलब यहाँ पर जो वेवलेंथ होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, वेवलेंथ मैक्सिमम होगा और यहाँ पर वेवलेंथ क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बोला, एनर्जी बढ़ता है तो वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा, और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बढ़ेगी, जो मैंने आपको यहाँ से दिखा दिया। एक पॉइंट और आप ध्यान रखेंगे, दैट इज आई इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर येलोविश ग्रीन कलर। हमारा आई जो होता है ज्यादा सेंसिटिव होता है किस कलर के लिए, येलोविश और ग्रीन कलर के लिए, जिसकी रेंज कितनी होती है, 555 नैनोमीटर। नाउ अब देखिए, बात करते हैं क्या कि दैट इज, अगर आपके पास एक लाइट की इस टाइप की अरेंजमेंट, एक सिंगल बीम होगी, दैट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। अगर इस रे के ग्रुप्स होंगे, दैट इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। और अगर बीम ऑफ लाइट है तो उस केस में क्या होती है, इंटेंसिटी रिमेन कांस्टेंट इन अ मीडियम। ठीक है, इंटेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी किसी मीडियम में, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। डाइवर्जिंग मतलब क्या होगा, कोई लाइट की रे एक पॉइंट से निकलते हुए प्रतीत होगी आपको। ठीक है, अच्छा देखिए, जब ये लाइट की रे एक पॉइंट से निकल रही है, तो जैसे जैसे लाइट आगे बढ़ रही है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा, दैट पार्ट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। मतलब क्या कि लाइट किसी एक पॉइंट पर आकर के मिलती हुई प्रतीत हो रही है। जब एक पॉइंट पर आकर के मिलती हुई दिख रही है, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस घट रहा है। ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस घट रहा है, जब डिस्टेंस घटेगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, इतना बात आप ध्यान रखेंगे ना। आगे मूव करते हैं, देखिए ये ग्लास है, तो ग्लास के ऊपर एक मीडियम दैट इज कॉल्ड मीडियम एयर है, ये पार्ट ग्लास, और फिर से क्या हो गया, नीचे एयर, तो दो मीडियम की बात हो रही है, एक मीडियम एयर, दूसरी ग्लास के लिए। ठीक है, किसी सोर्स से लाइट की रे आती है, ग्लास को स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट चली जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जब भी लाइट किसी सरफेस स्ट्राइक करती है तो वहां पर तीन केस होते हैं, कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है, और लाइट के कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब लाइट रिफ्लेक्ट की इस पॉइंट पर टकराई, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वहां पर मैंने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, दूसरी लाइट की रे स्ट्राइक की नॉर्मल, और वो रिफ्लेक्ट पे चली गई। ध्यान रहे, मीडियम वन की बात की जाए, v इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट,
एफ इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी और लैम्डा इज कॉल्ड वेवलेंथ। मीडियम सेम है तो स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है। अब जैसे ही लाइट कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करी, कुछ पार्ट रिफ्रैक्शन हुआ लाइट का, तो ये लाइट क्या हो गई, नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। ठीक है, जब बेंड हो गई तो दूसरे मीडियम की स्पीड कितनी हो गई, वी डैश, फ्रीक्वेंसी एफ डैश और वेवलेंथ लैम्डा डैश। ठीक है, तो ऊपर वाले केस में देख रहे हैं मीडियम वन में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, और दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। ठीक है, बट यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है कि व्हेन मीडियम चेंजेस, जब भी लाइट मीडियम को चेंज करेगी तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ठीक है, जब भी लाइट की रे किसी मीडियम को चेंज करेगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट की रे जाएगी, उस केस में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मतलब कि अगर मैं मीडियम वन की बात करूँ तो मीडियम वन का फ्रीक्वेंसी एफ था, मीडियम टू का फ्रीक्वेंसी एफ डैश था, तो क्या एफ इज इक्वल टू एफ डैश। ठीक है, देखिए v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो क्या यहाँ पर देखिए बोला गया क्या कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, मतलब कांस्टेंट है, तो क्या v प्रोपोर्शनल लैम्डा हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ से f को लिखना चाहूँ इस वाले पार्ट से, तो क्या मैं f इज इक्वल टू लिख सकता हूँ v अपॉन लैम्डा। तो क्या इसके लिए लिख सकते हैं आप v बाई लैम्डा, और इस एफ डैश के लिए मतलब मीडियम सेकंड के लिए क्या बी डैश अपॉन लैम्डा डैश। ठीक है, बी डैश अपॉन लैम्डा डैश। तो इसको मैं बोल सकता हूँ बी डैश अपॉन लैम्डा डैश। ठीक है, अच्छा देखिए वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी का, मतलब इसको आप एक स्टेप और लिख सकते हैं, दैट इज भी अपॉन लैम्डा। मान लीजिए मीडियम वन के लिए मैं लिख दूं बी डैश बाई लैम्डा डैश, या v1 बाई लैम्डा वन इज इक्वल टू v2 बाई लैम्डा टू, v2 बाई लैम्डा टू। ठीक है, तो ध्यान रखिए फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, बिकॉज फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम क्यों होती है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे, ना कि मीडियम के ऊपर। एक बात आप और ध्यान रखेंगे, कलर का आइडेंटिफिकेशन, जब भी आप किसी कलर के आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो वो डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, नॉट ऑन वेवलेंथ। ठीक है, जैसे मान ले मैं आपसे ऐसा बोलूं कि अगर मान के चलिए कि एक बकेट है जिसमें पानी भरा हुआ है, और आपने क्या किया, एक बल्ब जला दिया, और बल्ब ग्रीन कलर का था, और आप क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले सरफेस पे खड़े हैं। तो जैसे ही लाइट की रे एक मीडियम वाटर को क्रॉस करके एयर की ओर मूव करती है, तो आपसे पूछा जाए, बताइए इस ऑब्जर्वर को इस ऑब्जर्वर को बल्ब का कलर क्या दिखाई देगा। ठीक है, सिंपल से केस क्या दिखाई देगा, कलर उसको ग्रीन दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि मीडियम के चेंज करने से फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब कलर का आइडेंटिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ना कि वेवलेंथ के ऊपर। ठीक, आगे मूव करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का जैसे आपको पता होगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लोग इंडिकेट करते हैं सी से, और इसके वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट। ठीक है, तो अगर आप म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करके उसको रूट सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको ये पता होगा दैट इज एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फैक्टर एंड म्यू नॉट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फैक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फैक्टर और मैग्नेटिक फैक्टर। तो आपसे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि आपसे पूछा जाता है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए डायमेंशन कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, कि c इज इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट है, तो आप क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट।
तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/c²। और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड डायमेंशन क्या होता है, LT इनवर्स, है ना। जैसे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो L/T मतलब क्या, LT इनवर्स। ठीक है। तो क्या यहाँ से लिखा जाए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/LT इनवर्स का पावर 2। आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, L⁻⁻2 और t का पावर +2। ठीक है, दैट इज द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। आगे बात करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी। तो किसी मीडियम में लाइट की स्पीड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, दैट इज c इन मीडियम इज इक्वल टू 1/μ0 इंटू म्यू आर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर अंडर रूट। ठीक है। तो ध्यान रहे यहाँ पर आपको कि जो म्यू नॉट और ये म्यू आर है, ये दोनों दैट इज डिपेंड्स ऑन मीडियम। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, वाटर के लिए अलग होगा, ग्लास के लिए इनका वैल्यू अलग होगा, और डिफरेंट डिफरेंट मीडियम हो सकते हैं। अच्छा देखिए, क्या मैं इस वाले पार्ट को दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, c/μr इंटू एप्सिलॉन आर अंडर रूट। क्योंकि अभी आपने देखा कि c इज इक्वल टू 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट था। तो इस वाले पार्ट से आप म्यू c इज इक्वल टू 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट। ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को आप यहाँ से अंडर रूट वाले पार्ट सॉल्व करते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट इंटू कितना, म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। क्या दैट पार्ट इज कॉल्ड c। ठीक है। तो c बाई कितना, म्यू आर इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है। ध्यान रहे म्यू आर एप्सिलॉन आर अंडर रूट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। तो आप यहां से लिख सकते हो इसको, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। अगर मैं किसी मीडियम 1 की बात करूं तो आप लिख सकते हो c बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट। और मैं किसी दूसरे मीडियम की बात करूं तो लिख सकते हैं c बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो v1/v2 इक्वल टू हो जाएगा c बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 बाई मीडियम 2। मतलब c बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाई c। से c कैंसल, यहाँ से क्या मिल जाएगा, v1/v2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ठीक है। अच्छा आपने पहले देखा था कि v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, जहाँ पर एफ आपका कांस्टेंट था तो v प्रोपोर्शनल लैम्डा था। तो आप यहाँ से एक टर्म इसको और लिख सकते हैं, कॉल्ड v1/v2 इज इक्वल टू λ1/λ2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 बाई मीडियम 1। ठीक है। क्योंकि स्पीड और वेवलेंथ दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मीडियम 1 और ये क्या था आपका इनवर्स केस था, इस कॉल्ड मीडियम 2 बाई मीडियम 1 हो गया। ठीक है। तो आप यहाँ से एक दो बात याद रखेंगे, जैसे कि n का वैल्यू 1 होता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1 होता है किसके लिए, एयर और वैक्यूम के लिए। ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 1.5 होता है ग्लास के लिए, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू 4/3 होता है वाटर के लिए। अब बात करते हैं सम बेसिक लॉज इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। कुछ बेसिक्स लॉ है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो लाइट फुलफिल करती है। जैसे फर्स्ट लॉ की बात की जाए, लॉ ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। मतलब ये कि लाइट जब भी होगा तो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पर। लाइट जब भी ट्रेवल करेगी तो स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगी। मतलब ये स्टेट्स दैट लाइट प्रोपेगेट इन स्ट्रेट लाइन इन होमोजेनियस मीडियम, मतलब सेम मीडियम।
तो सेम मीडियम लाइट क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करेगी। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं, एक कैंडल है और एक कैंडल से निकलने वाली लाइट के को ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक स्ट्रेट पाइप लिया और उस पाइप के थ्रू इस लाइट को देखने का प्रयास करता है। तो क्या दिखाई दिया, लाइट की रे इस वाले पार्ट सेंटर करते हुए ऑब्जर्वर के आई तक पहुंचती है। तो लाइट क्या देख पाता है वो, मतलब पर्सन इज एबल टू सी द लाइट ऑफ द कैंडल, ठीक है। मतलब यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। जब वो क्या किया, उसी पाइप स्ट्रेट पाइप को बेंड कर दिया, ठीक है। अगर उसने उसी पाइप को बेंड कर दिया, क्या दिखाई दिया कि लाइट की तो यहाँ सेंटर करती है बट ऑब्जर्वर के आंखों तक नहीं पहुंचती, इस वाले पार्ट से टकरा कर क्या हो जाती है, बैक चली जाती है। मतलब अब इस ऑब्जर्वर को कोई लाइट रे दिखाई नहीं देती है। मतलब कि पर्सन नॉट एबल टू सी द लाइट ऑफ द कैंडल, क्योंकि लाइट यहाँ स्ट्राइक कर क्या हो गई, वापस चली गई, ठीक है। दैट प्रूव्स दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकेंड इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर आप उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तब भी लाइट क्या करेगी, अपने पाथ को फॉलो करेगी। जैसे इट स्टेट्स दैट rays retrace their path rays retrace their path when their direction is reversed। जैसे मान लीजिए कि ये लाइट किसी ए सोर्स से आ रही है, बी पॉइंट पे स्ट्राइक करती है और सी पॉइंट पे निकल जाए, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल, दैट पार्ट इज इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या हो रही है कि लाइट फॉलोज अ पाथ, लाइट कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, लाइट किसी सोर्स ए से आती हुई बी को स्ट्राइक कर रही है और क्या सी तक निकल जा रही है। अब जैसे आप इसका पाथ को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, ऑन रिवर्सिंग इट, जैसे आप इसके पाथ को रिवर्स करते हैं क्या करता है, ये ऑल्सो फॉलो करता है क्या, लाइट सी से आएगा, बी को स्ट्राइक करेगा और क्या करेगा, ए से निकल जाएगा। मतलब लाइट सी से आया, बी पे स्ट्राइक किया और क्या हुआ, ए से होकर के निकल गया। दैट इज लाइट क्या करती है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को फॉलो करती है। दैट्स, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।